तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करना हो, या वर्ड अगर आपको टुकड़े में मिले जंबल के रूप में और उसको प्रॉपरली अरेंज करना हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं, आपको कैसे वर्ड्स को सजाना होता है, कैसे शब्दों को आगे पीछे करके आप एक कंप्लीट सेंटेंस, एक सही अर्थ वाला वाक्य लिख सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसमें एक इंट्रोडक्शन मात्र था। लेकिन अब मैं आपको इसको कंटिन्यूअसली वर्ड ऑर्डर के रूप में लेके चलूंगा और आपको क्वेश्चंस वगैरह भी बनवाए जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में आपको, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्दों का क्रम। देखिए, मैंने आप लोगों को 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ाए हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन पांचों सेंटेंस टाइप के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वर्ड के अरेंजमेंट में, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो वर्ड ऑर्डर जो चैप्टर में, इसको असर्टिव को बेस मान के चलूंगा कि असर्टिव लेवल से ही आप सीखेंगे। और आपको पता है कि असर्टिव में से अगर हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दें तो इंटरोगेटिव हो जाता है। तो ये चीजें अब आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप इसी को ऑटोमेटिक अपनी जानकारी, पुरानी जानकारी के आधार पर बदल सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सामान्यतः सब्जेक्ट से होती है, इफ द सेंटेंस इज असर्टिव। उसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, अगर फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी का, मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का। उसके बाद मैनर, प्लेस, टाइम। अब ये देखिए, मैनर, प्लेस, टाइम या ऑब्जेक्ट, ये सब ऑप्शनल होते हैं। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, मैनर, प्लेस, टाइम होगा तो मैनर, प्लेस, टाइम लगेगा, जो नहीं होगा वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर सारी चीजें होंगी तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताएगा। जो नहीं होगा वो अपनी जगह से हट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैनर नहीं रहेगा तो प्लेस टाइम, प्लेस नहीं रहेगा तो मैनर टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कथनात्मक वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस जिसमें कुछ बताया जाता है, इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, कैसे आप पता लगाएंगे कि सेंटेंस का कौन सा वर्ड सब्जेक्ट। तो किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट आया है तो आप पता लगाएंगे कैसे, तो वर्ब से पूछिए कौन या किसने। राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने मारा। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं। मोहन क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, मोहन। तो कौन या किसने, अगर आप वाक्य की क्रिया से पूछते हैं कौन या किसने, या अंग्रेजी वाक्य में पूछते हैं हु, आई टीच यू, हु टीचेज यू, आई टीच यू, इट मीन्स आई इज द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, अब आइए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सब बी वर्ब के रूप है। ठीक है, मुख्य वर्ब बी होता है, बी के ही अलग अलग रूप, इज एम आर प्रेजेंट में यूज होते हैं, वाज वर पास्ट में यूज होते हैं। तो बी वर्ब का रूप इज एम आर, वाज वर और बी भी यूज किया जाता है। इसके बाद हैव, एज, हैड, जो कि हैव वर्ब के रूप हैं, जिसमें हैव और हैज प्रेजेंट में और हैड पास्ट में यूज होता है। डू, डज, डिड, ये डू वर्ब के रूप हैं, जिसमें डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में यूज होता है। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट का नाता इन्हीं वर्ब से होता है, इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें इज एम आर प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, हैव हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। यानी कि बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं और इनके रूप को में से ही प्रेजेंट और पास्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए इज एम आर बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म हो गया तो वाज वर बी वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया। हैव हैज हैड में हैव हैज हैव का प्रेजेंट फॉर्म हो गया और हैड पास्ट फॉर्म हो गया। डू डज डिड में डू डज डू वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म हो गया और डिड डू वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद विल शैल, जिसको फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये सारे मॉडल वर्ब वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू और ऑट टू। ठीक है, कोई सलाह देने के लिए, कोई जरूरत बताने के लिए, कोई हिम्मत बताने के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग सलाह देने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कोई कैपेबिलिटी बताने के लिए, कोई अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताने के लिए ये सारे वर्ब्स यूज किए जाते हैं। जब मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, गिन लीजिए।
1 2 3 4 5, इसको मत गिनिए क्योंकि ये इसके रूप होते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है तो इन्हीं 24 में से किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि कब किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए आप वर्ब से पूछेंगे कितनी बार। मैं दिन में 2 बार वहां जाता हूं, आई गो देयर ट्वाइस अ डे, कितनी बार? 2 बार। वह सप्ताह में 1 बार मेरे घर आता है, कितनी बार? सप्ताह में 1 बार। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप समझते होंगे, रिपीटेशन ऑफ समथिंग इन अ गिवन टाइम। ठीक है, अब आइए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? वही जो वाक्य में कार्य बताता है, अवस्था बताता है, अधिकार या संबंध बताता है, यानी मुख्य रूप से कार्य ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अधिकार और अवस्था बताने के लिए आपको इज एम आर, वाज वर, हैव हैज हैड का प्रयोग किया जाता है एज अ मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाऊंगा मैंने इसीलिए इसके साथ पैरेलली ग्रामर का बेसिक स्टार्ट कर दिया है। ये बेसिक है आपको ग्रामर समझाने के लिए, और पैरेलली मैंने जूनियर लेवल का ग्रामर शुरू कर दिया है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरीके से आप चलेंगे, वहां पे उसके यूजेस वगैरह को भी पढ़ते चलेंगे। तो ये वर्ड ऑर्डर आप लोग पढ़ रहे हैं। वर्ड ऑर्डर में आपने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मेन वर्ब। अब जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा हो ही, और कई बार ऐसे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो फ्रीक्वेंसी नहीं होते लेकिन फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, एवर हो गया। इसमें से कुछ वर्ड एज अ फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं, कुछ वर्ड नहीं होते हैं। अब देखिए उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाक्य में वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, जो नाउन प्रोनाउन वर्ब के पहले होता है और उस वर्ब को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद होता है, जिसके ऊपर उस एक्शन का असर पड़ता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, एक और बात, ऑब्जेक्ट किस टाइप के वर्ब के साथ लगते हैं? तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन वर्ब के बाद लगते हैं, और वो भी एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव होता है, यानी कि जब कोई वर्ब एक्शन बता रहा हो और ट्रांजिटिव हो तो उसके ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, या इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। उनके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन यानी नॉन एक्शन वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउंस उसके कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं, जबकि एक्शन वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउंस उसके ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बीच में फ्रीक्वेंसी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जिस प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ हेल्पिंग वर्ब समझाया, इज एम आर से लेके ऑट टू तक, जिसमें इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए जो कि बी वर्ब के रूप है, हैव हैज हैड हैव वर्ब के रूप है जिसमें हैव हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, डू डज डिड जो डू वर्ब के रूप है, डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, विल शेल फ्यूचर और बाकी मॉडल वर्ब्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी कैटेगराइज किया जाता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट में भी कैटेगराइज किया जाता है। किताबों में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अक्सर आपको उसमें कंफ्यूजन होगा, तो मैंने इसको अपने हिसाब से आपको लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में बांट दिया है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई आपका कोई व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूं, तो मैं किसको पढ़ाता हूं? मोहन को, और मोहन एक आदमी है, लिविंग है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एल का मतलब लिविंग और एनएल का मतलब नॉन लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो आप वर्ब से पूछिए किसे, किससे, किसको। मैं किसे पढ़ाता हूं? मैं मोहन को पढ़ाता हूं। अच्छा, नॉन लिविंग पता लगाना हो तो वर्ब से पूछिए क्या या व्हाट। मैं क्या पढ़ाता हूं? तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैंने मोहन को 100 रुपए दिए, तो मैंने किसे दिए? मोहन को। मोहन, मैंने क्या दिया? 100 रुपए दिया। तो मोहन लिविंग ऑब्जेक्ट और 100 रुपए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब एक बात आपको यहाँ पे और सीखने को मिलेगा कि वर्ब के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट आए तो क्या करना होता है और 2 ऑब्जेक्ट आए तो क्या करना होता है। अगर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं तो दोनों के बीच में एंड लगा दिया जाता है। मैं अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश एंड मैथ्स।
लेकिन अगर दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आपके सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आए हैं और एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो अगर आप लिविंग को पहले और नॉन लिविंग को बाद में लिखते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं, आई टीच मोहन इंग्लिश, मैं मोहन को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग को पहले लिखूं और लिविंग को बाद में लिखूं तो मुझे बीच में टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आई टीच इंग्लिश टू मोहन, फॉर का प्रयोग जहां के लिए का अर्थ आता है, जैसे मैंने मोहन के लिए एक किताब खरीदा है, आई हैव बॉट अ बुक फॉर मोहन, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैव बॉट मोहन अ बुक। ठीक है, तो टू और फॉर आवश्यकता और अर्थ के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों ऑब्जेक्ट यानी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग दोनों आया हो और लिविंग को बाद में लिखा जा रहा हो, नॉन लिविंग को पहले लिखा जा रहा हो, तब टू फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर लिविंग ऑब्जेक्ट पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में होता है तो टू फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद नंबर आता है मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका। इसको पहचानने के लिए हम लोग वर्ब से पूछते हैं कैसे। वह धीरे से अंदर आया, कैसे आया? धीरे से आया। उसके बाद प्लेस, मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहां पढ़ा रहा हूं? अपने क्लास में, तो प्लेस है ये। उसके बाद टाइम, मैं रोज पढ़ाता हूं या मैं सुबह में पढ़ाता हूं, वह रात में पढ़ाता है, तो ये टाइम बता रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस में मैनर, प्लेस, टाइम तीनों आए तो आपको मैनर को पहले, उसके बाद प्लेस को, टाइम को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। यानी अगर आप इसको, इस वर्ड ऑर्डर को एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट से लेके मैनर, प्लेस, टाइम तक में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के दो टुकड़े होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर फ्रीक्वेंसी या कुछ स्पेशल वर्ड्स जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो आए हैं तो बीच में लगते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, और उसको भी कैसे लगाया जाता है मैंने आपको। ऑब्जेक्ट के बाद नंबर आता है मैनर का, प्लेस का और टाइम का। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा असर्टिव वर्ड ऑर्डर आपके सामने है। ठीक है, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम, सबको पहचानने का तरीका भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के लिए कौन किसने, फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी बार, कार्य के लिए एक्शन से पता चल जाएगा, मैनर के लिए हाउ यानी कैसे, प्लेस के लिए कहां, और समय के लिए कब या कब से। कब पहचानने के लिए हम लोग व्हेन यूज करते हैं, कब से के लिए सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग। इसके अलावा नोट में मैंने लिख दिया है कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। तो ये जो बेसिक ऑर्डर ऑफ वर्ड या वर्ड ऑर्डर का जो आप लोग देख रहे हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास कोई सेंटेंस या तो टुकड़े में लिखा हुआ है या फिर मेरे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसको हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, विशेष करके हिंदी से इंग्लिश में, तो आप इस वर्ड ऑर्डर की सहायता से कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं इसी वर्ड ऑर्डर के आधार पर, तो आप लोगों को एक चीज मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आइए। याद कीजिए, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस लिखा हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, तो एक तो आपके पास 180 डिग्री वाला ट्रिक था। ट्रिक कैसा था? तो मैंने बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे लिख दीजिए हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी। इसके बाद बाकी सारे शब्दों को 180 डिग्री पर चेंज कर दीजिए। 180 डिग्री मतलब सब्जेक्ट को छोड़ दिया आपने, उसके बाद जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनको एकदम से उल्टा कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा था, मैं लास्ट वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ाया है, हिंदी और इंग्लिश के डिफरेंस को, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का क्रम कैसा होता है। अभी हम लोग आगे मैराथन में भी इसको पढ़ेंगे। आइए, तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पहला वाला शब्द यानी सब्जेक्ट छोड़ के बाकियों को उल्टा घुमा दिया जाता है। अगर आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबरिंग देते हैं तो इंग्लिश में जब इसको चेंज करते हैं तो 4 3 2 1 हो जाता है। तो ये तो ट्रिक था कि चलिए अगर मेरे पास मुझे रूल्स नहीं पता है तो मैं आसानी से कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा। लेकिन अभी आपने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा वो वर्ड ऑर्डर यानी कि वो एक प्रकार का रूल समझ लीजिए। ठीक है, अच्छी किताबों में वर्ड ऑर्डर के चैप्टर्स भी दिए गए होते हैं। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ट्रिक के आधार पर तो इसको सबसे लास्ट में लेके चले जाएंगे और इसको सबसे पहले। और अगर वर्ड ऑर्डर के आधार पर करेंगे तो वर्ड ऑर्डर क्या कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, यहां पर समझ लीजिए
कि अगर वर्ड ऑर्डर कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब होना चाहिए तो एम टीचिंग है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे पता करिएगा या सब्जेक्ट कैसे पता करिएगा, तो देखिए पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश, हो गया ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं? अपने क्लास पर, हो गया प्लेस। मैं कब पढ़ा रहा हूं? अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया टाइम। तो अगर आप वर्ड ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस और प्लस टाइम। तो ट्रिक भी यहां पर काम कर सकता है और आपने जो वर्ड ऑर्डर में पढ़ा वो भी काम कर सकता है। तो ये तो फिर मैंने आप लोगों को सिर्फ रिकॉल कराने के लिए किया कि ये चीज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये समझाने के लिए कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो तो आपके पास क्या उपाय होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वापस जो आप लोग पढ़ रहे थे। देखिए ये सब चीजें मैं आप लोगों को एक मैराथन क्लास के माध्यम से फिर से एक ही शॉट में, ये पूरा आज तक मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा ये कंप्लीट एक शॉट में आप लोगों को एक मैराथन क्लास भी दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को अगर लगे कि डिफरेंट में नहीं देख के एक ही वीडियो में मेरा काम चल जाए, तो मैं वीक में एक मैराथन क्लास कोशिश करूंगा कि रोज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको वन शॉट भी पढ़ाया जा सके। अगर पॉसिबल होगा तो जरूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिया आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। तो आप लोगों को ग्रामर की एक वीडियो मतलब प्रॉपरली पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करके और एक ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखिए ये भी ग्रामर ही है, बस इसको मैंने अपने तरीके से क्लासेस में जो पढ़ाया है उसको मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कि आप लोगों को भी मैं अच्छे से पढ़ा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूर से हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज मिले। तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए अगर कोई नहीं आ सकता है तो वो हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। भविष्य में आपको ऐप्स पर भी मैं पढ़ाते हुए नजर आऊँगा, लेकिन तब तक आप मुझे जान जाएँ, मेरी टीचिंग को जान जाए, मेरे बारे में जान जाए, मेरे नॉलेज के लेवल को जान जाए, तभी आप मुझसे ऐप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वर्ड ऑर्डर को देख लीजिए, जरूरत पड़े तो अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको सुंदरता के साथ बोर्ड पर सजा के लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आपके पास जंबल वर्ड्स मिले तो उन जंबल वर्ड्स को कैसे ऑर्डर के तरफ मतलब अच्छे से वर्ड ऑर्डर के फॉर्मेट में अरेंज करके लिख सकते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी अभी आपने पढ़ा, चलिए देखिए तो आ जाइए हम लोग इसको वर्ड ऑर्डर के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या लिखा हुआ है इस सेंटेंस को पढ़िए तो, मोहन अभी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? मोहन। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना, वर्ब कैसे पहचानना। अच्छा मोहन क्या कर रहा है? तो मोहन खेल रहा है, ये हो गया आपका कार्य। ठीक है, और कौन खेल रहा है? मोहन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अच्छा मोहन कब खेल रहा है? अभी खेल रहा है, ये आपका समय हो गया। मोहन कहाँ खेल रहा है? तो मैदान में खेल रहा है, ये आपका प्लेस हो गया। और मोहन क्या खेल रहा है? तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ट्रिक तो आप लोग पहले से जानते हैं, 180 डिग्री का अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो भी ये सेंटेंस एकदम आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप रूल के आधार पर चलना चाहें तो देखिए, आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ टेंस। एक्चुअली में क्या है, अगर आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन्हीं में किसी में होता है। अच्छा कुछ सेंटेंस एक्शन वाले होते हैं, कुछ सेंटेंस नॉन एक्शन वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर टेंस का संबंध किससे होता है या टेंस एक्चुअली में क्या होता है। तो ऐसे तो टेंस का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने पहले भी टेंस का वीडियो एक बहुत अच्छा वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके जरूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो टेंस पढ़ाए और टेंस के 2-3 वीडियोज मिल जाएंगे। एक बहुत पुराना वीडियो भी है 2019 का, जब हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था, फिर बीच में भी कोरोना के टाइम में हम लोगों ने ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया था। तो दोनों वीडियोज अवेलेबल है और दोनों से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग इसमें कंटिन्यूटी में रहेंगे तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। अब एक बात समझिए, अगर सेंटेंस को लिखना है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस का जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ठीक है, तो टेंस से ही आप इस बारे में पढ़ सकते हैं या टेंस के बारे में ही जान सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो टेंस का संबंध वर्ब से होता है, यानी टेंस कोई अलग से, ठीक है टेंस अलग चैप्टर है पढ़ाया जाता है, लेकिन टेंस कोई अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है नहीं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर कनेक्शन देखा जाए तो किससे कनेक्शन होता है? वर्ब से, क्योंकि वर्ब के ही अलग अलग रूपों के माध्यम से अलग अलग टेंस पता चलता है। अगर मैं कहूंगा एम टीचिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
वाज टीचिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी टीचिंग तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, हैव टॉट तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड टॉट तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव टॉट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि टेंस क्या है, वर्ब के अलग अलग रूप जो कार्य के अलग अलग समय और अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं वो टेंस कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आपको एक्शन पहचानना यानी क्रिया तो पहचानना है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके टेंस को भी पहचानना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है, तभी तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव प्लस V3, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव शैल हैव प्लस V3, फ्यूचर सिंपल होगा तो विल शैल प्लस V1, पास्ट सिंपल होगा तो V2, प्रेजेंट सिंपल होगा तो V1 V5 यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर अरेंज करना है तो सिर्फ यही पहचानना जरूरी नहीं है कि वर्ब पहचान लिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो वर्ब हमारा किस टेंस में है, और ये पहचान गए अगर आप कि वो किस टेंस में है तो अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अगर आपने पहचान लिया कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो जब आप यहाँ पे वर्ब लिखिएगा तो आप उस वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिएगा। अगर आप पहचान गए कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का वो रूप यूज करना होगा जो ये बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो वर्ड ऑर्डर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको टेंस और वॉइस भी पहचानना आना जरूरी है। आइए, तो आपने इस सेंटेंस में देखा मोहन अभी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, कब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, मोहन कौन सा कार्य कर रहा है, इसको आपने आइडेंटिफाई करके सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है खेल रहा है, देखिए मैं आपकी थोड़ी सी दिक्कत दूर कर दूं। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस का टेंस पता करना हो तो आप सेंटेंस को के वर्ब को पहले आइडेंटिफाई करिए। नंबर 1 वर्ब आइडेंटिफाई करिए, वर्ब को 3 भागों में बांट दीजिए, 3 भाग 1 2। ये अंतिम भाग जो है ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताएगा। ये उसके ठीक पहले वाला जो भाग है ये स्टेट ऑफ एक्शन बताएगा। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब सेंटेंस सिंपल में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका वर्ब है यानी कि एक्शन है। अब आपको अगर कंफर्म करना हो कि एक्शन है कि नहीं है या यही हमारा एक्शन है तो इसके अंत में ना लगा दीजिए। खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं टू प्ले। टू प्ले यानी कि ये वर्ब का बेस फॉर्म या इन्फिनिटिव फॉर्म है, इसमें से टू हटा के ही वर्ब की तरह यूज किया जाता है। टू जब लगा रहता है तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं। इसको टू के साथ अगर यूज किया जाएगा तो वो नाउन का काम करेगा, वर्ब का नाम, लेकिन वर्ब की तरह यूज करना होगा तो टू हटाना पड़ेगा। तो इसको लिख दिया हमने टू प्ले। अब ये स्टेट क्या बता रहा है, रहा रही रहे। रहा रही रहे सामान्यतः क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ऐसे पहचानने के तरीके में जाइएगा तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही होता है, तो अंतर मैं बताऊंगा आगे। तो मान लीजिए ये कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस। ये है बताता है प्रेजेंट, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट। यानी मुझे इस टू प्ले यानी प्ले वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी V4 भी आप इसको कह सकते हैं। अब बताइए, यानी कि अगर आपने इस वर्ड ऑर्डर में ये पता लगा लिया कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, प्लेस कौन है, टाइम कौन है, मतलब क्या क्या सेंटेंस में है वो पता लगा लिया। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये पता लगाइए कि वर्ब हमारा जो है वो किस टेंस में है। तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया, जो हमने 3 भाग वाला फॉर्मूला आपको बताया कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। चलिए, ये आपने पहला काम तो ये कर लिया, वर्ब पहचान लिया। दूसरा काम ये कर लिया, उसका टेंस पहचान लिया। लेकिन इसी टेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, यानी उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या है, तो ये पता लगाने के लिए जब आपने देखा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहिए या वर्ब फॉर्म कहिए, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट बताता है, ये कॉन्टिन्यूअस। जैसे इसमें ये प्रेजेंट बता रहा है तो इज एम आर प्रेजेंट बता रहा है, जैसे रहा रही कंटिन्यूअस बता रहा है तो V4 कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। अब इसी में इस वर्ब को रख देना है। समझ में आई बात? तो जब आप इस वर्ब को इसमें रखेंगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब टू हट जाएगा। क्यों टू हट जाएगा? क्योंकि टू जब रहता है तो वो नाउन की तरह काम करता है, वर्ब की तरह यूज करना होगा तो टू हटाना पड़ेगा। अब देखिए, तो प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब मेरा जो सेंटेंस है
इज एम आर प्लस प्लेइंग में से अब देखा जाएगा कि सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट मेरा यूज हुआ है उसमें इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। अब बताइए मेरा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, मैंने इज लगा दिया। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, यानी कि ये जो दोनों है ये अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी आपने वर्ब पहचान लिया हिंदी में, उसका टेंस आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद ये भी पता लगा लिया कि वो किस टेंस में है, तो उस टेंस में कैसे लिखा जाएगा। मैंने लिख दिया, चलिए मोहन इज प्लेइंग, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, तो बीच ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। उसके बाद मैनर प्लेस टाइम, तो मैनर नहीं दिया है, प्लेस टाइम दिया, तो हमने प्लेस लिख दिया। इन द ग्राउंड, टाइम लिख दिया। नाउ अब आपको आगे ये भी सीखना पड़ेगा कि इन द ग्राउंड है तो इन क्यों लगा है, तो कब इन लगाएंगे, कब एट लगाएंगे, कब ऑन लगाएंगे। जैसे किसी चीज के अंदर है तो इन लगाएंगे, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन लगाएंगे, किसी चीज के आसपास है तो एट लगाएंगे, किसी चीज के ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहे हैं तो ओवर लगाएंगे, बाहर से अंदर आएंगे तो इनटू लगाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ लगाएंगे। ये प्रीपोजिशन में ऑलरेडी मैंने ये भी चीज प्रीपोजिशन में पढ़ाया हुआ है, मैंने भी प्रीपोजिशन के 2-3 वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को, ये मेरे सारे वीडियोस को थॉरोली जाके देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी खासी अंग्रेजी सीखने को मिल जाएगी। पुराने से पुराने वीडियोस में भी मैंने काफी टेक्निकली सारी चीजें पढ़ाई हुई। तो इससे आपको क्या पता चले, देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है को इज से दर्शाते हैं, हूं को एम से दर्शाते हैं और हो को आर से दर्शाते हैं, रहा रही रहे को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से दर्शाते हैं। तो ये हिंट मैंने दे दिया कि हैं, हूं, हो, है को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, रहा रही रहे को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज पता चलेगा कि हमारे जैसे मान लीजिए मैंने अगर ट्रिक लगाना होता, तो देखिए ये हो गया आपका पहला वर्ड यानी सब्जेक्ट, इसको छोड़ के 1 2 3 4, चारों को उल्टा घुमा दीजिए तो हो जाएगा 4 3 2 1। तो आप इसमें 180 डिग्री वाला रूल लगाइए या फिर पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर का पूरा रूल लगाइए। ट्रिक आपको 99% काम करता है, लेकिन रूल अगर आपको पता रहे तो 100% आपका काम हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये 3 भाग में क्यों बांटा। तो मैंने यहाँ वर्ब पहचान लिया, सब जानता है, मैंने आप लोगों को असर्टिव में भी पढ़ाया था पहले वीडियो में कि अगर सेंटेंस असर्टिव होता है तो हिंदी वाक्य सामान्यतः वर्ब से खत्म होते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं लास्ट में मैनर प्लेस टाइम होता है। लेकिन हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले और वर्ब सबसे लास्ट में यूज होता है, यानी क्रिया से वाक्य का अंत होता है। कोई भी हिंदी वाक्य उठा के देख लीजिए, उसके अंत में उसकी क्रिया नजर आएगी। तो जब हिंदी वाक्य में अंत में क्रिया होगी तो क्रिया पहचानना आसान है। क्रिया पहचान लेंगे तो उसका टेंस पहचानेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने टेंस पहचान लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस टेंस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। टोटल 12 टेंस हैं, तो हिंदी में भी पहचानना सीख जाइए, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट भी सीख जाइए। लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, क्योंकि सेम टेंस में एक्टिव वर्ब अलग तरीके से लिखे जाते हैं, पैसिव वर्ब अलग तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तरीका वही होता है, बस अंतर होता है कि वहां पर पैसिव में बी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन में होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव हो चाहे पैसिव, दोनों में ईएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी रूप लगता है। लेकिन पैसिव में आईएनजी रूप वाले वर्ब में फिक्स हो जाता है कि बीइंग ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना। तो ये सारी चीज अगर आप टेंस पहचानना, वॉइस पहचानना और हिंदी के टेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है ये पता चल जाएगा, तो वर्ड ऑर्डर प्लस ये जो मैंने पहचानने की चीज बताई, तो आप कोई सा भी ट्रांसलेशन आराम से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो अब यहां हम लोग शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी से। देखिए आप लोग यहां पर क्या सीख लिए, चलिए यहां पर मैं एक बार और कर दूं। आपने यहां पर वर्ड ऑर्डर सीखा, यहां पर आपने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज, कोई एक्शन रिपीट होता है तो वो गिवन टाइम इंटरवल में कितनी बार रिपीट होता है ये बताने के लिए फ्रीक्वेंसी वाले शब्दों को प्रयोग किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी वाले शब्द कहाँ यूज किए जाते हैं, यहां पर। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ, जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, समटाइम। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि ये मैंने पहले पढ़ा है तो हो सकता है कि मैंने समझाते समय समझाया होगा और अभी आप इसको देख के हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखिए
इसमें से सारे शब्द फ्रीक्वेंसी वाले नहीं है, लेकिन चूंकि इनका प्लेस वहीं पे है जहां पे मैंने एफ लिखा है, इसीलिए इन सारे शब्दों को एक साथ दर्शाया गया। अब जैसे जस्ट का अर्थ होता है अभी, तुरंत, अभी अभी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एडवर्ब है जिनका इस्तेमाल मेन वर्ब के पहले ही किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल। इसके अलावा देखिए ऑलवेज फ्रीक्वेंसी है, नेवर फ्रीक्वेंसी है, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, समटाइम, ये सब फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जस्ट, ऑलरेडी और स्टिल फ्रीक्वेंसी नहीं होके ये अदर एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका प्लेस भी वही होता है जो फ्रीक्वेंसी का प्लेस होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं गलत सलत पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बिना रिसर्च के, बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के कोई चीज नहीं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। अब आपको ये पहचानना जरूरी है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो हमेशा मेन वर्ब कहलाता है, और एक से ज्यादा वर्ब आए तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर तो इनका प्रयोग कहां पर होगा, मेन वर्ब के पहले। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है तो क्या करेंगे, तो अगर वो वर्ब इज, एम, आर और वाजवर है, इज, एम, आर और वाजवर है, तो इनका प्रयोग उसके बाद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज लेट, तो ही इज ऑलवेज लेट, ही इज नेवर लेट, इनका प्रयोग कहां होगा, इज, एम, आर, वाजवर के बाद। लेकिन वहीं इनके अलावा कोई दूसरा वर्ब है और वो अकेले आया है, एक ही वर्ब है, उसके अलावा कोई वर्ब नहीं है वाक्य में, तो उनके पहले लगेगा। जैसे आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन द मॉर्निंग, मैं 7:30 बजे सुबह में अपना ब्रेकफास्ट करता हूं। अगर मुझे ऑलवेज लगाना हो, ऑफन लगाना हो, यूजुअली लगाना हो, तो इनके पहले लगेगा। आई ऑलवेज हैव, आई ऑफन हैव, आई यूजुअली हैव। ठीक है, क्यों, क्योंकि हैव, हैज, हैड मेन वर्ब का अगर यहां पर काम कर रहा है तो उसके पहले ही लगाएंगे। सिर्फ बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाजवर, बी वर्ब में भी इज, एम, आर, वाजवर को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, बाकी समय सारे मेन वर्ब के पहले लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, लिखा भी है, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो इनका प्रयोग उस वर्ब के पहले होता है, लेकिन इनका प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के हमेशा बाद होता है। ठीक है, यानी कि अगर दो वर्ब हैं तो सेकंड वर्ब के पहले, एक ही वर्ब है तो उसके पहले, लेकिन अगर वो एक ही वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई होगा तो इसके पहले नहीं, इसके बाद में। ही ऑलवेज इज नहीं, ही इज ऑलवेज। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें आंसर देना है, जैसे किसी ने कुछ मुझसे कहा और उसका मैं आंसर दे रहा हूं, तब कुछ केसेस में आपको ऑलवेज वगैरह जैसे शब्द इज, एम, आर के पहले भी नजर आ सकते हैं। वो सब आगे की चीजें हैं। आइए, यदि शॉर्ट आंसर हो जैसे यस आई एम, यस ही इज, तो इनके प्रयोग में इज, एम, आर के पहले होता है। देखिए क्या मैंने अभी, देखिए मैं आपको बता रहा था और इत्तेफाक देखिए मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। देखिए, यदि शॉर्ट आंसर हो, शॉर्ट आंसर मतलब यस आई एम, यस ही इज, तो इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग अगर होगा है सेंटेंस में, तब हम लोग ऑलवेज, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के पहले भी, ही ऑलवेज इज, आई ऑलवेज एम। अगर मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूं तो मैंने पहले भी आपको कहा कि इन सारे शब्दों का प्रयोग नॉर्मली मेन वर्ब के पहले होता है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है तो उसके पहले होगा, और अगर वो एक ही वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब है तो उसके बाद होगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस किसी क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है, तब हम लोग इन सारे शब्दों का प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के पहले भी कर सकते हैं या पहले करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, इन सारे शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो इनका प्रयोग उस वर्ब के पहले होता है, लेकिन इनका प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के हमेशा बाद होता है। यदि शॉर्ट आंसर हो जैसे यस आई एम, यस ही इज, इतिसी, तो इनका प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के पहले होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। आप वर्ड ऑर्डर में ये तो सीख गए कि शब्दों का क्रम कैसा होता है, लेकिन उस शब्दों के क्रम में जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, फ्रीक्वेंसी आया है, प्लेस आया है, मैनर आया है, टाइम आया है, उसको कौन बताएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का चैप्टर है। उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम के चैप्टर में ये जानना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है,
उसके बाद ये जानना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना आवश्यक होता है और उसके बाद उसका सिंगुलर प्लुरल पहचानना आवश्यक होता है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे, कौन हमारा सब्जेक्ट होता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, अबाउट द सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है? जब सेंटेंस का वर्ब एक्शन बताता है, क्या बताता है? एक्शन बताता है। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक्शन हो गया, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक्शन हो गया, कोई खेल रहा है तो खेलना एक्शन हो गया, कोई खा रहा है तो खाना एक्शन हो गया, कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाना एक्शन हो गया। तो जब सेंटेंस का वर्ब कोई एक्शन बताता है तो उसे करने वाला सब्जेक्ट होता है और सामान्यतः सब्जेक्ट सजीव यानी कि कोई व्यक्ति होता है। अच्छा एक बात सोचिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अगर व्यक्ति नहीं होता, कोई वस्तु होता तो अपने आप पढ़ा देता। आप जिस कलम से लिख रहे हैं वो कलम अपने आप लिख रही है? नहीं। तो इसका मतलब यह कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो तो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है और सब्जेक्ट सामान्यतः, खास करके एक्शन वर्ब में सब्जेक्ट सामान्यतः कोई व्यक्ति होता है। सामान्यतः लगाने का मतलब ये होता है कि 1% चांस में दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो तो सामान्यतः एक्शन पैसिव होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। अगर आपको सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव पहचानना हो तो उसके लिए सब्जेक्ट का पहचानना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है और सेंटेंस में करने वाला मौजूद है और उसी को सेंटेंस में सबसे पहले लिखा गया है तो सेंटेंस एक्टिव में होता है। जैसे मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और सेंटेंस की शुरुआत भी किससे हो रही है? मेरे से ही, यानी सेंटेंस एक्टिव में है। लेकिन अगर यही कहूं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो किसको पढ़ाया जा रहा है? आप लोग को। तो कायदे से आप लोग ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेंटेंस में पढ़ा कौन रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं पढ़ा रहा हूं सेंटेंस में ये बोला गया है, तो मैं सब्जेक्ट हूं और आप लोग ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या इसमें यह बताया गया कि कौन पढ़ा रहा है? क्या इस वाक्य में कोई जिक्र किया गया कि मैं पढ़ा रहा हूं या कौन पढ़ा रहा है? कोई ना कोई तो पढ़ा रहा है, लेकिन वाक्य में इसका जिक्र नहीं है। जब सेंटेंस में एक्शन हो लेकिन एक्शन करने वाले का जिक्र ना हो या उसके साथ के द्वारा लगा हो, जैसे आप लोगों को अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, यानी वो एक्शन पैसिव एक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही है या वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप कमरे में प्रवेश किए, मैंने कहा रुक जाइए कमरे की सफाई हो रही है। सफाई होना भी एक्शन है। क्या आपको यह बताया गया कि सफाई कौन कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। तो आप बाहर रुक जाते हैं। तो कमरे की सफाई हो रही है, इसमें कमरा खुद को साफ नहीं कर रहा, कोई ना कोई साफ कर रहा है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो जब सेंटेंस में एक्शन हो और एक्शन करने वाले का कोई जिक्र ना हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है या लिखा गया होता है। तो जब जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाए और एक्शन हो लेकिन ये ना बताया गया हो कि एक्शन कर कौन रहा है, तो सेंटेंस पैसिव में होता है। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है, यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो। ठीक है, अच्छा निर्जीव का मतलब मैंने क्या बोला? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो अंग्रेजी अपने आप पढ़ाई जाएगी नहीं ना, तो अंग्रेजी निर्जीव है और वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है, इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव में ना होके पैसिव में है। तो इसी जगह पर आपको इस बात को पहचानने की जरूरत होगी कि मेरा जो वर्ब है अगर पैसिव में है तो उस टेंस में पैसिव को कैसे लिखा जाता है और उसी टेंस में एक्टिव को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब जरा गौर करिए, मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं शुरू में था तो सेंटेंस एक्टिव में था। आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें आप पढ़ा नहीं रहे, आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन बताया नहीं गया कि कौन पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस पैसिव में है। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है लेकिन नहीं बताया गया कि कौन पढ़ा रहा है, लेकिन सेंटेंस में इसी को शुरू में लिखा गया, तो सेंटेंस किस में है? पैसिव में। तो एक्टिव और पैसिव को पहचानने के लिए आपको सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है।
अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है और एक्शन को करने वाला सबसे शुरू में है तो सेंटेंस एक्टिव में है। यानी कि अगर आपका वर्ब कौन या किसने का उत्तर दे रहा है, जैसे कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैं, तो अगर आपका वर्ब कौन या किसने का उत्तर दे रहा है तो सेंटेंस एक्टिव में है और वहां पर आपका सब्जेक्ट शुरू में मौजूद है। लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? वाक्य में इसका उत्तर नहीं है। वाक्य में किसका उत्तर मिल रहा है? क्या का, और इसको उठा के रखा गया कहां पे? शुरू में। किसे पढ़ाया जा रहा है? आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी कौन पढ़ा रहा है? इसका उत्तर नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस में कौन या किसने का उत्तर मिले तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही होता है जो उसका कौन या किसने का उत्तर होता है। लेकिन जब सेंटेंस में कौन या किसने का उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब कि सेंटेंस पैसिव में है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में सबसे शुरू में लिखा गया है। इन दैट केस आपका जो वर्ब होगा वो पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और पैसिव फॉर्म में लिखे जाने का एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि बी वर्ब ही हमेशा मेन वर्ब की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पैसिव में काम होने की बात होती है, करने की बात नहीं होती। सफाई हो रही है, काम हो रहा है, कर कौन रहा है इसके बारे में बताया नहीं गया। चलिए हम फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर यानी वर्ब से पहले कोई सजीव हो लेकिन वो कार्य न कर रहा हो बल्कि उसके साथ या उसके ऊपर कार्य किया जा रहा हो तो एक्शन पैसिव में होता है। यानी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में जो व्यक्ति इस्तेमाल किया गया यानी जो सजीव आया है वो उस एक्शन को कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई निर्जीव लिखा गया है या कोई सजीव भी लिखा गया है यानी व्यक्ति भी लिखा गया है लेकिन वो कार्य को कर नहीं रहा है, बस उसको सेंटेंस के शुरू में इसलिए लिखा गया क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है, तब सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपके सेंटेंस में कौन या किसने का उत्तर मिले और इसके बाद वर्ब यानी वर्ब के पहले इसको लिखा गया हो तो सेंटेंस एक्टिव में होता है और सेंटेंस में एक्शन को करने वाला शुरू में होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में क्या, किसे, इसका उत्तर दिया गया है, इसके बाद वर्ब आया हो तो इसका मतलब कि सेंटेंस पैसिव में है और ये एक्शन को करने वाले नहीं है, ये ओरिजिनली ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें सब्जेक्ट की जगह पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हीं के बारे में बात हो रही है। यहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको मैं एक मार्केट में लेके गया या सॉरी एक ऐसी जगह लेके गया जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और मैं आपको बारी बारी से घुमा रहा हूं। मैंने फैक्ट्री नंबर 1 में आपको बताया यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियां बनती हैं। दूसरी जगह मैंने कहा यहाँ पे चमड़े के बैग्स बनते हैं, यहाँ पर किताबें बनती हैं, यहाँ पे स्टील के बर्तन बनते हैं। इसका मतलब क्या कि वहां पर ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि कौन बनाता है। तो यानी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको शुरू में नहीं लिखा जाता है। वहां भी एक्शन हो रहा है लेकिन वहां पर इससे मतलब नहीं है कि एक्शन कर कौन रहा है। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो और उसे एक्शन के पहले लिखा जाए तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है और उसका वर्ब एक्टिव वर्ब से डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि पैसिव में बी वर्ब ही मेन वर्ब होता है और बी वर्ब के ही पांचों रूप इज एम आर वाज वर्ब बी बीन बीइंग का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की जगह पर। तो ये तो अभी आगे सीखना बाकी है, जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तब। यहाँ हमारा जो फोकस है वो हमारा सब्जेक्ट है कि सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। तो वाक्य में वर्ब से पूछा जाएगा कौन या किसने, अगर उत्तर मिल जाता है तो वो उसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट सामान्यतः कहां लिखा जाता है? सबसे शुरू में। लेकिन अगर सेंटेंस में, अच्छा एक और बात समझ लीजिए, वर्ब एक्शन वाले भी हो सकते हैं, नॉन एक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो जब वर्ब नॉन एक्शन वाला होगा तो सब्जेक्ट सजीव, निर्जीव, व्यक्ति, वस्तु सब हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा यह कलम काली है, यह कलम डिजिटल बोर्ड पर लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यह कलम। तो सेंटेंस में एक्शन की बात हो रही हो चाहे डायरेक्ट इसके बारे में बताया जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुद्दा होता है एक्शन वाला वर्ब। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो जो कुछ भी वर्ब के पहले लिखा गया वो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर वर्ब एक्शन वाला है तो ये जानना जरूरी है कि उसको जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही उस एक्शन को कर रहा है या करने वाला कोई और है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक्शन है, मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, आप लोग और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाए कि आपको पढ़ाया जा रहा है,
अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको नहीं आगे लिखा गया, आगे किसको लिखा गया है? आपको और अंग्रेजी को। तो जिसको शुरू में लिखा जाता है वो माना जाता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर वो कार्य को कर नहीं रहा है तो वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में उसके बारे में बताया जा रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट है। और जो उसके बाद वर्ब है वो उसी आधार पर तय होगा। यदि कार्य को करने वाला शुरू में है तो वर्ब एक्टिव में होगा, कार्य को करने वाला नहीं बल्कि जिसके साथ कार्य हो रहा है वो शुरू में है तो वर्ब पैसिव में लिखा जाता है। ठीक है, आइए तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। जब सेंटेंस का वर्ब किसी एक्शन को बताता है तो उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है और सामान्यतः सब्जेक्ट सजीव यानी कि कोई व्यक्ति होता है। दूसरा, यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो तो सामान्यतः एक्शन पैसिव में होता है, लेकिन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ शब्द जो कि वर्ब से पहले लिखा जाता है कोई सजीव हो लेकिन वो कार्य न कर रहा हो बल्कि उसके साथ कार्य कर रहा हो, यानी कार्य कोई और कर रहा हो उसके जिसके बारे में हम बात करें उसके साथ कार्य हो रहा हो, तो सेंटेंस का जो एक्शन होगा वो पैसिव में माना जाएगा। जब वर्ब स्टेट या पोजीशन बताता है यानी अवस्था या अधिकार या संबंध बताता है तो सब्जेक्ट सजीव या निर्जीव कोई भी हो सकता है। तो यही चीज मैं आपको कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस में यानी नॉन एक्शन वर्ब के साथ कोई भी सब्जेक्ट बन जाता है, सजीव निर्जीव कोई भी व्यक्ति वस्तु कोई भी। लेकिन अगर वर्ब एक्शन वाला है और वहां पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस जो शब्द सब्जेक्ट के रूप में यानी वर्ब के पहले लिखा गया है वो उस एक्शन को कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो वाक्य एक्टिव है, नहीं कर रहा है तो वाक्य पैसिव है। ठीक है, आइए मैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन ने श्याम को 100 रुपए दिए। अब जरा देखिए ध्यान से, तो कौन दिया? मोहन किसको दिया? श्याम को क्या दिया? और काम क्या है? देना, ये एक्शन है ना हमारा। अब इसको अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा तो आपको पहले पता है ना सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, यानी कि मोहन सब्जेक्ट है। और किसके किसके साथ काम हो रहा है? श्याम के साथ। और यहां पर ऑब्जेक्ट यानी कि वाक्य जो है वो एक्टिव में लिखा गया। क्यों? क्योंकि मोहन जो है सब्जेक्ट है और काम को यही कर रहा है। तो जब काम को करने वाला मौजूद है और शुरू में लिखा गया है तो वो सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस किस में है? तो एक्टिव में है। अब पैसिव में देखते हैं इसी को कैसे लिखा जा सकता है। मैं दोनों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा श्याम को 100 रुपए दिए गए, तो यहां भी काम क्या हो रहा है? देने का। लेकिन कौन दिया इसमें बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन दिया तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो जब सेंटेंस में आपको कार्य को करने वाले का उत्तर ना मिले तो सेंटेंस किस में माना जाएगा? पैसिव में माना जाएगा। तो ये कौन है? ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको लिखा गया है सब्जेक्ट की जगह पर और इसी के बारे में बात हो रही है। अगर मैं इसमें इस तरीके से लिखूं, श्याम को मोहन के द्वारा 100 रुपए दिए गए। अब बताइए तो कौन दिया? नहीं पता। किसके द्वारा दिया गया? मोहन के द्वारा। तो जब भी के द्वारा लग जाएगा तो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एजेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का एजेंट बन जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का एजेंट हो जाता है और इसमें ये के द्वारा इसको ऐड कर दिया जाता है। तो इस सेंटेंस में भी इस ऑब्जेक्ट को ही क्या किया गया है? सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है। तो इसमें दिया, इसमें दिए गए और इसमें दिए। तो कौन दिया? मोहन दिया, सब्जेक्ट है। इसमें कौन दिया? नहीं पता। इसमें कौन दिया? नहीं पता, बल्कि किसके द्वारा दिया गया ये बताया गया। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब अगर मुझे इसको बनाना हो, अच्छा दिए,
ये भी पास्ट सिंपल है, ये भी पास्ट सिंपल है, ये भी पास्ट सिंपल है, लेकिन एक्टिव का पास्ट सिंपल सिंपली V2 से लिख दिया जाता है। पैसिव का पास्ट सिंपल लिखा जाता है वाज वर प्लस V3। इसी वर्ब को हम लोग V3 में लिख देते हैं। तो अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना हो तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, मोहन गेव श्याम 100 रुपीज। अब जरा गौर करिए, तो मोहन ने सोहन को, अब बताइए, गेव आपका वर्ब हो गया, वर्ब के पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब आपका वर्ब जहां आता है उसके पहले अगर आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब देखिए एक्टिव में है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाते, श्याम को 100 रुपए दिए गए, श्याम वाज गिवन 100 रुपीज। अब समझिए, यहां पर भी एक्शन तो हुआ है, लेकिन कौन किया ये नहीं पता है, किसको दिया गया है, श्याम को। तो जब इसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया तो वो सेंटेंस में जो वर्ब का पैटर्न है वो बदल गया, यहां पर वाज यानी बी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लगा। अब देखिए, श्याम को मोहन के द्वारा 100 रुपए दिए गए, तो इसी सेंटेंस में लास्ट में बाई मोहन लगा देंगे, श्याम वॉज गिवन 100 रुपीज बाई मोहन। तो देखिए एक्चुअल सब्जेक्ट ये है, लेकिन इसको आप देख रहे हैं यहां पे कहां लिखा गया है, बाई प्लस एजेंट के रूप में। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता लगाना हो, देखिए मैं बताते बताते बहुत डीप लेवल तक चला जाता हूं, और ये स्वाभाविक है, जब सामने वाला इच्छुक हो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं, तो कई बार चीजें वो ज्यादा एक्सप्लेन करता है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, इससे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, तो आप इसको थोड़ा रोक कर देखिएगा। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को वापस लेके चलता हूं। एक बार क्विक लुक ले लीजिए। फास्ट मोड में यहां पर मैंने वर्ड ऑर्डर बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम का ये क्रम होता है। कैसे सब्जेक्ट पहचानिएगा, कैसे फ्रीक्वेंसी, कैसे मैनर, प्लेस, टाइम पहचानिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से शब्द हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, एवरीथिंग इस पेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने अगले में आप लोगों को ये बताया कि एक एग्जांपल देके समझाया मैंने कि देखिए कैसे शब्दों को हम लोग या तो 180 डिग्री वाला रूल लगा के या फिर वर्ड ऑर्डर वाला रूल लगा के इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास जंबल के रूप में कोई वर्ड मिलेगा तो उसको सजा के कैसे एक शुद्ध वाक्य में लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि कैसे ये सारे शब्द मेन वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अगर मेन वर्ब कोई सिंगल वर्ड है तो उसके पहले प्रयोग किए जाएंगे, डबल वर्ड है तो मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और अगर इज़-एम-आर वाजवर आया है तो उसके बाद में लगाते हैं, लेकिन अगर वो शॉर्ट आंसर है तो हमेशा उसके पहले लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि अगर सिंपल वे में अगर जानना चाहते हैं तो सिंपल वे में इसको पढ़ लीजिए कि जब सेंटेंस का वर्ब एक्शन बताता है तो उसे करने वाला सब्जेक्ट होता है, और सामान्यतः सब्जेक्ट सजीव यानी कि कोई व्यक्ति ही होता है। एक्शन कोई वस्तु नहीं कर सकता है, इसलिए वस्तु को एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट बनाने में अवॉइड किया जाता है, कुछ 1-8% के सेंटेंसेस को छोड़ के। यदि सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो तो सामान्यतः एक्शन पैसिव में होता है। ठीक है, जैसे घर की सफाई हो रही है, सड़क की मरम्मत की जा रही है, खाना बन रहा है, उसके बाद लेकिन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यानी कि वर्ब से पहले कोई सजीव यानी कि कोई व्यक्ति आया हो, लेकिन वो व्यक्ति एक्शन न कर रहा हो, क्योंकि पहले लाइन में तो मैंने निर्जीव की चर्चा की। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, निर्जीव होगा तो समझ में आ रहा है कि वो एक्शन नहीं करेगा, लेकिन सजीव होगा तो एक्शन करेगा। लेकिन सजीव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो अगर वर्ब के पहले आया है और उस एक्शन को कर रहा है तो वो उसका सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वर्ब के पहले आया है लेकिन वो उस एक्शन को नहीं कर रहा है तो वो उसका सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि लिखा गया है सब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए वर्ब को हमें पैसिव में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर, चलिए एक आखिरी बार मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई लिविंग है, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर वर्ब है,
वर्ब हो रहा है एक्शन, और यही लिविंग इस एक्शन को कर रहा है, तो वर्ब जो है वो एक्टिव में होगा। किस में होगा? एक्टिव में होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा एक्टिव पैसिव में डिफरेंस। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए कोई लिविंग है, फिर यहां पर वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब ही है, लेकिन ये जो है वो इस एक्शन को नहीं कर रहा है, बल्कि कोई और कर रहा है, या तो उसकी चर्चा नहीं है या उसको के द्वारा लगा के लास्ट में लिखा गया, तो ये जो हमारा वर्ब है वो पैसिव में लिखा जाता है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता था काफी देर से कि लिविंग हो, दोनों हो, मतलब हो सकता है एक्टिव के केस में, पैसिव के केस में भी लिविंग वर्ब के पहले आ सकता है। बस अतः ध्यान रखना कि जो वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा है, अगर ये कर रहा है तो वर्ब एक्टिव है, ये नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो वर्ब पैसिव में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ा रहा है, मोहन इज टीचिंग, मोहन को पढ़ाया जा रहा है, मोहन इज बीइंग टॉट। श्याम पीट रहा है, श्याम इज बीटिंग, श्याम को पीटा जा रहा है, श्याम इज बीइंग बीटन। समझ में आई बात? मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट। चलिए, अब वैसे तो हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करेंगे सब्जेक्ट तक, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद अभी ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी पढ़ना होगा मैं आप लोगों को बस एक लुक दे दूं। देखिए, मैंने आपको अभी अभी जो समझाया, जो भी मैंने पिछले पेज पर समझाया, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कोई ऐसा नहीं है मैं बहुत प्रिपेयर करके नहीं पढ़ाता हूं, मुझे पहले से काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो चीजों के का आइडिया है। तो मैंने जो पढ़ाया पीडीएफ बस ये हेल्प के लिए कि मुझे ये पता रहे कि हाँ, मुझे बेसिक्स में मैंने एक बार इसको पढ़ाया तो सिस्टमेटिकली मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ताकि मैं रैंडम ना पढ़ाऊं। रैंडम पढ़ाने के बजाय मैं सिस्टमेटिक पढ़ाऊं, जिस तरीके से मैंने अपने क्लास में पढ़ा है। तो मैं बहुत सारी चीजें पहले ही बता देता हूं जो कि अगले पेज पर उपलब्ध होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर एक बात, यदि हमें यह पता करना हो कि सेंटेंस किस वॉइस में है, अर्थात एक्शन एक्टिव है या पैसिव है, तो हम वर्ब यानी क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, कौन या किसने। यदि उत्तर मिलता है तो एक्टिव एक्शन या एक्टिव वॉइस होता है, और यदि कौन या किसने का उत्तर नहीं मिलता है तो पैसिव एक्शन यानी कि पैसिव वॉइस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा, वे लोग सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? वे लोग। इसका मतलब कि एक्शन करने वाला मौजूद है, यानी कि वर्ब जो है वो कौन का उत्तर दे रहा है। लेकिन सड़क की मरम्मत हो रही है, क्या इसमें यह बात पता चल रहा है कि कौन मरम्मत कर रहा है? नहीं, या तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है या वहां उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, दे आर रिपेयरिंग द रोड, एक्टिव वॉइस, क्योंकि दे ही इस एक्शन को कर रहा है। और ये देखिए, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, अगर मैं द रोड इज रिपेयरिंग लिखूंगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा। अगर मैं कहूंगा द रोड इज रिपेयरिंग, तो क्या रोड अपने आप को रिपेयर कर रहा है? नहीं ना, कोई और कर रहा है। इसीलिए इस वर्ब को लिख के काटा गया है कि अगर एक्टिव में लिखेंगे द रोड इज रिपेयरिंग तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर करने का काम रोड नहीं कर रहा है, इसको रिपेयर किया जा रहा है, कोई और कर रहा है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा जाएगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। और पैसिव का मतलब होता है बी प्लस V3, यानी जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो उसका वर्ब हमेशा बी प्लस V3 के फॉर्म में होता है, जिसमें बी वर्ब ये बता रहता है कि काम हो रहा है और V3 ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। आप देखिए, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, तो बीइंग क्यों लगा? ये बताने के लिए कि काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? रिपेयर करने का काम हो रहा है, इसीलिए बीइंग रिपेयर्ड, बी प्लस V3। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, अभी सब्जेक्ट का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में अभी और पढ़ना है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो मैं एक दो स्लाइड पीछे चला जाऊं और सब्जेक्ट को दोबारा एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ तक बताऊंगा। इस अगर वीडियो में आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगले में रिवीजन समझ लीजिएगा। अगर इसमें कम समझ में आया तो अगले में मैं इसको फ्रेश तरीके से बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। सामान्यतः कोई भी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज जो नाउन हो या नाउन के इक्विवेलेंट हो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, गुण आदि का नाम। नाउन इक्विवेलेंट यानी कि प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जीरंड, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ये सभी नाउन के समकक्ष होते हैं, नाउन के समान कार्य करते हैं। तो जब कोई भी शब्द या शब्द समूह नाउन के जैसा काम करता है तो वो काम कर सकता है जो काम नाउन का होता है, यानी कि वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है।
प्रोनाउन आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके अलावा जितनी भी चीजें एवरीवन, एवरीबॉडी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। ये जो बॉक्स से घेरा गया है ये पूरा, ये पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस है। बॉक्स के भीतर जो बॉक्स घेरा गया है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। लेकिन उसके बाहर जितना चीज घेरा गया है, आई, वी, ही, शी और दे, ये हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं। बाकी सारे जो शब्द आप देख रहे हैं ये सब अदर प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते हैं। तो आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में खूब बढ़िया से बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है आई, वी, ही, शी और दे हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। इनके अलावा बाकी सभी प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को डिटेल में इन्फिनिटिव, जीरंड, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो मैं आप लोगों को अबाउट द सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में फ्रेश तरीके से यहीं से शुरू करूंगा, ताकि मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी उस वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हमारा फोकस था वर्ड ऑर्डर पर। वर्ड ऑर्डर में जो भी सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका क्रम क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पर हमारा फोकस था। उसके एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने एक्टिव पैसिव के डिफरेंसेस के बारे में भी बताया। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक और वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें थॉरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।